अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका में तो अब रात होने को है, लेकिन बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहाँ दो ढाई सौ बरस से मुसलसल एक अंधेरी रात चल रही है, वहाँ बज़ाहिरन अब सुबह होने को है। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया की बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी मेन डेवलपमेंट फोकस ये नहीं है, लेकिन यूं ही चलते चलते मैं जिक्र कर दूं कि नेपाल में मुजाहिरीन जो हैं जनरेशन जी के और फौज के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया है, जिसके नतीजे में और मुजाहिरीन जो हैं जनरेशन जी उनकी डिमांड पे नेपाल की पहली जो खातून चीफ जस्टिस थी, अब वो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर होंगी। ये मामला बड़ा दिलचस्प है, बिकॉज ये बांग्लादेश ही की तरह का मैकेनिज्म है, जहां इसी तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड पे फौज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लेकर आई, जो वहाँ पे चीफ एडवाइज़र है, और कहते ये हैं कि तमाम तर हुकूमत के पीछे जो ताकत है वो अभी वहाँ बांग्लादेश की फ़ौज की है। अब नेपाल के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में हो रही है, जहाँ लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल की, वो वापस से हिंदुस्तान के करीब आ गई है। और इसमें जो बहस हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शक ये है कि ये जो तब्दीली है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने लाई होगी, बिकॉज इस किस्म की सलाहियत जो है लोगों को निकालना, मीडिया की सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक कंप्लीट 48 घंटे के अंदर पूरा निज़ाम निकाल के बाहर दे मारना जो है, इस किस्म की कैपेबिलिटी हिंदुस्तानी सोशल मीडिया पे जो डिस्कशंस हैं वो ये है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती। लेकिन एक माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नेपाल में हमने किया है, क्योंकि हमारे अपने जो अजीत डोभाल साहब है उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान जो है उसने हमेशा अपनी वेट से नीचे पंच किया है, और वक्त आ गया है कि हम अपने वेट के हिसाब से पंच करें। सो ये लोग कहते हैं कि ये जो कुछ भी है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने किया है, जो उसी वक्त से हरकत में आ गई थी जब 2022 में प्राइम मिनिस्टर ओली जो है उन्होंने यहाँ पर इक़्तिदार संभाला था। बहरहाल ये तो खैर एक साइड पे इशू हो गया। मेरे सामने प्रिंसिपल जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं उससे नती बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक तो ये है कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान विद द हेल्प ऑफ अ लॉ फर्म, एक लीगल टीम जिसे मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार बुखारी जो हैं, जुल्फ़ी बुखारी जिस टीम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसकी मदद से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में और उनके साथ ही बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम भट्टू, इन लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा की यूनाइटेड नेशन स्पेशल रेपरतौर जो हैं फॉर इंसानी अगेंस्ट टॉर्चर, उनके पास अपनी पिटिशन, दो सेपरेट पिटिशंस लेकर गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। एट द सेम टाइम जहां उसका जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, निज़ाम इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सरतार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा पंगा कर बैठे हैं, और उसके नतीजे में जो उनका पंगा है ईमान हज़र मज़ारी और उनके हस्बैंड हादी चठा के साथ, उसके नतीजे में डोगर साहब जो हैं इस वक्त खासी मुश्किल में है। उसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। उससे साथ ही हमें जहन में रखना चाहिए कि बड़ी मिलती जुलती किस्म की डेवलपमेंट है। आप हैरान होंगे कि मैं इसको मिलता जुलता डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूँ, जब आप देखते हैं कि अमेरिका के अंदर चार्ली कर्क को मारने वाला कातिल जो है, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो प्राइम सस्पेक्ट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्यों मैं इन दोनों चीज़ों को मिला के बात कर रहा हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। समीना पाशा जो पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अपने वीलॉग करती हैं, जिनकी पहले जॉब छीन ली गई, उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई। अब वो निज़ाम जुल्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस डोगर, उसने समीना पाशा के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। ये क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बहुत बड़ी तारीखी करारदाद, जिसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, वो पास किया जुम्मे के दिन, जिसमें प्रिडोमिनेंटली मेजॉरिटी ने 142 वोट उसके फेवर में डले, 10 उसके खिलाफ डले, 12 लोगों ने एब्सेंट किया, 12 ममालिक ने एब्सेंट किया, जहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन को एफर्म किया गया है। तहम ये कहा गया है कि माइनस हमास एक पैलेस्टीनियन स्टेट जो है होनी चाहिए। इसकी अहमियत क्या है? एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल में एक दिन पहले पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान में आमने सामने एक मुकाबला हुआ, और दोनों एम्बेसडर्स ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई की। उसमें मिसिंग लिंक क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, जहाँ इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान जो हैं, अलॉन्ग विद मरियम भट्टू साहिबा जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रेपरतौर जो हैं फॉर अगेंस्ट टॉर्चर डॉक्टर LSJ वार्ड के सामने दो पिटिशंस जो हैं उन्होंने फ़ाइल किए हैं। बज़ाहिरन बताया गया इसके हवाले से जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किए हैं। जुल्फ़ी बुखारी ही ब्रेन है जो इसको लेकर चल रहे हैं, इंटेलिजेंट मूव है। और जो उन्होंने कहा कि जो लीगल टीम है पर्सियस स्ट्रैटेजीज़, जिसको लीड करते हैं जार्ड कैंसर,
بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے جارج گینسر، از اے گریٹ ہیومن رائٹ پرسن. پاکستان کی ایمبیسی کی ان پہ بہت نظر ہے کہ کسی نے جارج گینسر کو اپنے ساتھ میں لا لیں. ظاہر ہے اس پہ بہت غور و فکر ہو رہا ہے. میں نے جارج گینسر سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کو بھی پاکستان ایمبیسی جو ہے آپ کی اچھی فی دے کے آپ کو اپنی طرف کر لے گی. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال کوشش کریں گے کبھی جارج گینسر سے بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان سے ڈسکشن کروائی جائے. یہ جو ٹیم ہے اس نے مارچ 2024 میں یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ اگینسٹ آربیٹری ڈیٹینشن جو ہے اس سے بھی انہوں نے ایک ڈیسیجن حاصل کیا تھا عمران خان کے فیور میں. اور یہ ڈیسیجن یہ کہتا تھا کہ عمران خان کو جو قید کیا گیا ہے یہ ایک خالصتاً سیاسی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یہ قانون کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ ایک آربیٹری ڈیٹینشن ہے اور عمران خان کو رہائی ملنی چاہیے. اسی چیز کے اوپر اب انہوں نے ان پٹیشنز کے اندر بلڈ اپ کیا ہے ان فرنٹ آف دی اسپیشل ریپورتور اگینسٹ ٹارچر. یہ فرینچ ورڈ ہے، اس کا اصل میں تو غپتوق پتہ نہیں کچھ اس کا ایکسنٹ بنتا ہے، ایکس پروننسیشن اس کا بنتا ہے. اب یہ دونوں پٹیشنز کیا کہتی ہیں؟ یہ پٹیشنز یہ کہتی ہیں کہ عمران خان اور بشرا کو کہ مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے. ان کی جو ایکسیس ہے ان کے فزیشنز تک، ان کے وکلا تک، ان کے رفقۂ کار تک، اسے مسلسل ڈینائی کیا جا رہا ہے. انہیں گندا کنٹیمینیٹڈ فوڈ دیا جا رہا ہے. ان کو انسیکٹ انفیسٹڈ ایریاز کے اندر جہاں بے تحاشا کیڑے مکوڑے ہیں وہاں ان کو رکھا جا رہا ہے. ان کو ہر طرح کا ذہنی، فزیکل، مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی روح کو اور اسپرٹ کو بریک کیا جائے. اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ اقوام متحدہ کے وہ کنونشنز جنہیں پاکستان نے سائن کر کے ٹوائلٹ پیپر میں پھینک دیا ہے، مطلب ٹوائلٹ میں پھینکا ہوا کہیں، ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ کنونشنز ہیں، دیر از دی کنونشن اگینسٹ ٹارچر CAT، اسی طرح سے انٹرنیشنل کنونشن فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی. اور یہ پٹیشنز یہ بھی کہتی ہے کہ بشرا بی بی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی پہلی ایک ایسی غیر سیاسی خاتون و بیوی ہیں جنہیں اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے اس کے علاوہ ایک بہت ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے جس میں، کیونکہ پٹیشنز میں پاکستان کے ہزاروں لوگوں کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے، لیکن قاسم خان کے ٹویٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ نہ صرف ان کے والد بلکہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے. ان کو ان کے انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. ان کے پاس کسی قسم کی انصاف کا ریکورس نہیں ہے. یہ جو پٹیشنز ہیں اقوام متحدہ کی، یہ ہمیں سیدھا اسلام آباد لے جاتی ہیں. ہم اسلام آباد لینڈ کر جاتے ہیں اور سیدھا ہم لینڈ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں کے چیف جسٹس جناب سردار سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی مصیبت میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں. گزشتہ تقریباً 36-48 گھنٹوں سے وہ اپنی انٹلیکچوئل صلاحیتوں سے زیادہ بڑا پنگا لے بیٹھے جب انہوں نے وکیل، جو پرومیننٹ وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ایمان حاضر مزاری اور ان کے شوہر حاجی چٹھا جو ہیں، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اپنی ایک جو پاور ہے، اپنی جو طاقت ہے اس کا ایبیوز کرتے ہوئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے ہمیں بہت سی انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں پتہ چلتی ہیں. میں یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ذرا کھل کے رکھنا چاہتا ہوں. ڈوگر صاحب اس وقت جس مصیبت میں پڑ گئے ہیں اس کا تعلق قانون سے بھی ہے، اس کا تعلق انصاف سے بھی ہے، اس کا تعلق اس ایبیوزو رول سے بھی ہے جو وہ وہاں پہ پلے کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جو انہوں نے وہاں پہ ایک مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ نظام انصاف کو تباہ کر دینا ہے. جس طرح سے انہوں نے ڈینائل کیا ہے جسٹس کا اور انسانی حقوق کا، لیکن اس کا تعلق ایک کلچر وار سے بھی ہے. وہ اس وقت درمیان میں پاکستان کے اندر ایک جو کلچر وار ہے ہمیشہ سے، اس کا بھی وہ حصہ بن چکے ہیں. وہ کیسے بنے؟ پہلے 2-4 چیزیں ان کی نوٹ کر لیں کہ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ان کو خالصتاً طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے شریف خاندان کے وہ لائلسٹ ہیں. انہیں لاہور سے اسلام آباد میں امپورٹ کیا گیا اگینسٹ آل کنونشنز اینڈ لاز. کوئی ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، نئے قوانین بنائے گئے جس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جونیئر جج کو اسلام آباد میں لا کے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. اور یوں وہ کورٹ، جب اطہر بن اللہ یہاں چیف جسٹس تھے، جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی رکھوالی کرنے میں سب سے آگے تھی، ہیومن رائٹس اور پاکستان کی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سب سے آگے تھی، وہ اب پاکستان کی سب سے بدنام زمانہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بن چکی. اور جسٹس ڈوگر جو ہیں انہوں نے ایک ایسا سسٹم یہاں پہ قائم کیا ہے
जिसमें लोगों को इंसाफ मिलना या फंडामेंटल बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल करना जो है अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस और सब कुछ, वो तकरीबन तकरीबन उन्होंने ऑलमोस्ट नामुमकिन बना दिया है। जहाँ उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एडिशनल जजेस जो हैं उनके वो केसेस सुनते हैं, पिटिशंस एक्सेप्ट नहीं की जाती। इनफैक्ट जितनी पिटिशंस थी उन्हें फ़ारिग किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस चंद दिन पहले मुझे पता चला कि हामिद मीर साहब ने बैरिस्टर शुएब रज़ाक के थ्रू जो पिटिशन शहीद अरशद शरीफ के लिए कि उनकी इंक्वायरी कमेटी इस तरह से होना चाहिए, वो उन्होंने दायर की थी, उसको भी फ़ारिग कर दिया और भी पिटिशंस को फ़ारिग किया जा रहा है। आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने और सरदार एजाज इसाक खान साहब ने चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात होगी, मेरा ख्याल है 5 दिन पहले की बात होगी, 6 दिन पहले की बात होगी, जब इन दोनों ने एक ओपन लेटर लिखा था चीफ जस्टिस डोगर सरफराज डोगर को। उनको कहा था कि आप जिस तरह से अदालत को चला रहे हैं इसमें कोई शफाफियत नहीं है, आप जुल्म कर रहे हैं, आप इंतज़ामी तौर पे पूरी अदालत को मैनेज कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से बेंच पर आए जाते हैं, पिटिशन जो है वो नहीं लगती। तो ये सब कुछ तो इसका बैकग्राउंड है। अब ये जो फड्डा शुरू किया है, जो मैं कहता हूँ कि सरफराज डोगर साहब ने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा पंगा ले लिया, कि उस वक़्त शो हुआ जब उन्होंने ईमान हाज़िर मज़ारी को तहकमाना अंदाज से, उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ी करते हुए उन्होंने ईमान हाज़िर मज़ारी को अपनी ताकत शो करी, एब्यूज़ ऑफ पावर शो करते हुए उन्होंने कहा कि आप जो हैं मेरे ख़िलाफ़ जाके कहती हैं कि मैं डिक्टेटर हूँ, और फिर उसके बाद उनके और मैं आप और फिर उनके हस्बैंड जो हैं हादी चट्टा, उनको मुखातिब करके भरी अदालत में ये कहा, और इसको पाकिस्तान के तमाम अंग्रेज़ी के अखबारात जो हैं वो उसमें उनके ये कमेंट्स कोट हुए, जब उनको कहा कि तुम अपनी बीवी को संभालो वरना आई विल गेट होल्ड ऑफ हर, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और वो जो गेट होल्ड और मैं इसको पकड़ लूँगा, गेट होल्ड ओवर, अब वो ज़ाहिर उसकी बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और ये मैं भी समझता हूँ कि सरफराज डोगर साहब जो हैं, टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट विद हिम, जब उन्होंने कहा कि आई विल गेट होल्ड ऑफ हिम, आई विल गेट होल्ड ऑफ हर, तो उनका मतलब ये था कि मैं इसको कानूनी तौर पर पकड़ लूँगा, मैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में धर दूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी और भी लोगों के जहन में बहुत सी विजुअलाइजेशन पैदा हुई है पाकिस्तान की सोसाइटी में कि आखिर ये जो अल्फाज हैं कि आई विल गेट होल्ड ऑफ हर, इसका क्या मतलब है। और इसके ऊपर एक तूफ़ान खड़ा हुआ है, ना सिर्फ ये कि दोनों मियाँ बीवी ने, ईमान हाज़िर और उनके हस्बैंड जो हैं हादी चट्टा, उन्होंने जस्टिस साहब को ट्विटर के ऊपर बड़े सख्त उन्होंने जवाब दिए हैं, उन्हें कन्फ्रंट किया है, उनको झूठा भी कहा गया है और उन्हें कहा गया है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी इसमें शामिल हुए हैं, और इनमें से एक से ज़्यादा एसोसिएशन और इसी तरह से जो फ़ीमेल वकला हैं, जो ख़वातीन वकला हैं, उनकी भी एक एसोसिएशन शामिल हो गई है। और बहुत एक सदा है, एक आवाज़ है कि जस्टिस डोगर जो हैं उन्हें इस्तीफ़ा जो है वो दे देना चाहिए। अब जस्टिस डोगर ने इस पूरी क्राइसिस से निकलने के लिए अपने आप को उन्होंने री इन्वेंट किया है। अब री इन्वेंट हुए हैं वो एक बाप बन के, और वो कह रहे हैं कि मैं तो दरअसल एक फादर फिगर था, एक सीनियर, एक बुज़ुर्ग की हैसियत से, ईमान हाज़िर मज़ारी तो मेरी बेटी की तरह है, बच्ची की तरह है, तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि आप तमाम मामलात को पर्सनल कर देती हैं। ये वो चीज़ है जिसका उस वक़्त ईमान हाज़िर ने जवाब ये दिया था कि मैं एक ज़ाती एक्टिविस्ट की हैसियत से आपके सामने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने मौक्कल जो इस केस पे मारन बलोच है, मैं उनका केस आपके सामने लेकर आई हूँ। और जब उन्होंने अब लेटेस्ट उन्होंने ये कहा कि ईमान हाज़िर तो मेरी बेटी की तरह है, तो ईमान हाज़िर ने उसका ट्विटर पे ये जवाब दिया है कि मैं किसी की आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल वकील हूँ। और इस पूरी पोजीशन में उनके हस्बैंड जो हैं हादी चट्टा, वो पूरी तरह से उनके साथ हैं। अब यहाँ पर जस्टिस साहब ने अपने आप को एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का उन्होंने सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उनकी जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की आइडेंटिटी है इसके ऊपर मैं जाऊँ, मैं एक दो लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत शक है कि जस्टिस सरफराज डोगर को ये एहसास ही नहीं है कि जस्टिस सरफराज डोगर जिस मनसब और ओहदे के ऊपर हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसका जो बुनियादी फंक्शन है, कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस है एक अदालत का, वो इंसान के फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और 12वीं-13वीं सदी से मैग्ना कार्टा के बाद जबकि पूरा प्रिंसिपल हैबियस कॉर्पस का, जिसके गिर्द ये वेस्टर्न इंग्लिश लॉ खड़ा हुआ है, जिसे बाद में अमेरिका के आइन के अंदर इसको जगह दी गई है 16वीं 17वीं सदी में समथिंग में, तो ये सारा का सारा जो है ये हैबियस कॉर्पस की एक्सटेंशन है, जहाँ पर बादशाह और बादशाह के जो मुज़ालिम और सिपाही हैं, जो उसका इंतज़ामी ढांचा है, उसकी गिरफ्त में जब लोग आते हैं तो उनकी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर से हैबियस कॉर्पस निकला है कि अदालत जो है वो बादशाह से अलग एक चीज़ होगी, बादशाह की कंट्रोल से आज़ाद एक अदालत होगी जो लोगों को उनकी ज़िंदगी, उनकी लिबर्टी का एहसास दिलाएगी। अब
किसके केस में ये फड्डा हो रहा है? महारंग बलोच का हैबियस कॉर्पस का केस है जो मार्च से गुम है, और उनका केस और उनका एग्जिट कंट्रोल से निकालने का केस लेकर ईमान हाजिर मज़ारी जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि जस्टिस सरफराज डोगर जिस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से आ रहे हैं उन्हें शायद ये पता ही नहीं होगा कि हैबियस कॉर्पस क्या चीज़ होती है, बिकॉज अब तक जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसे ऐसा लगता है कि उन्हें इस किस्म की किसी भी चीज़ की अहमियत का एहसास नहीं है कि मेरा जो कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस है एज अ जज वो बुनियादी तौर पे है क्या, और हाई कोर्ट होती किस लिए। हाई कोर्ट्स होती हैं लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और अगर जस्टिस साहब जिस तरह से फरमाते हैं जस्टिस साहब कि मैं जो हूँ उन्होंने एक दिन पहले ईमान हाजिर मज़ारी को ये कहने की कोशिश की, जब ईमान हाजिर मज़ारी ने कहा कि मैं कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आइन के दायरे में रह के मैं बात करती हूँ, तो जस्टिस साहब ने उस वक्त ये भी फरमाया था जो कोर्ट हुआ है कि आपको मेरी रिस्पेक्ट के दायरे में भी रह के, यानी रिस्पेक्ट के दायरे में आपको रहना चाहिए। और अभी मज़ीद उन्होंने नई चीज़ जो एक तरह पैदा की है, उन्होंने कहा कि ईमान हाजिर मज़ारी फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, अदालत के भी फंडामेंटल राइट्स, यानी वो अदालत जो बाकी लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रही, वो ईमान हाजिर मज़ारी से अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो मांग रही है। यानी पाकिस्तान की अदालतें एक 50-50 का खाका जो है वो बन चुकी हैं। लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसके ये नुमाइंदे बन के सामने इमर्ज हुए हैं, जब ये कहते हैं कि ईमान हाजिर मज़ारी जो है ये मेरी बेटी की तरह है, तो ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है क्या होती है? पेट्रियार्कल सोसाइटी को वैसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी उर्दू ट्रांसलेशन तो पिदराना निज़ाम बन जाएगा या मर्दाना बालादस्ती का निज़ाम इसको कह सकते हैं आप उर्दू के अंदर, अगर आप इसकी एक लिटरल ट्रांसलेशन करें। लेकिन असल में ये इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती। ये एक टर्म है सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इंसानी तारीख़ की, जिसका एक ऐसा निज़ाम है, ये इसका खाली मर्द से और मर्द की हाकमियत से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक ट्राइबल कल्चर, एक फ्यूडल कल्चर का एक ऐसा ज़हनी मेंटल कंस्ट्रक्ट है जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आके उस वक्त तोड़ा जब औरत घर से बाहर निकली और उसने काम करना शुरू किया। लेकिन पेट्रियार्कल सिस्टम ये कहता है कि औरत का अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है, या वो एक ऐसा एनिमल है, ये क्या चीज़ है जो प्रॉपर्टी है अपने बाप की, और बाप जब उसकी शादी कर देता है तो वो अपने खामन की प्रॉपर्टी बन जाती है। ये बेसिकली पेट्रियार्कल सिस्टम का तमाम ढांचा है, और यही वो पेट्रियार्कल सिस्टम है जिसकी वैल्यूज़ के ताक़ुब में आप देखते हैं कि बाप, चचा, मामा, ताया, चचा, कज़न भी उसमें शामिल हैं, भाई भी है, और कई दफ़ा उसमें माएँ और खालाएँ भी शामिल होती हैं, जो नौजवान औरतों और लड़कियों को कभी शादी के इशू में, कभी किसी और चीज़ में, कि इन्होंने हमारी हद तक करवा दी है। तो ऑनर किलिंग जो की जाती है कि इन्होंने हमारे ख़ानदान का जो ऑनर और वक़ार था उसको इस लड़की ने डैमेज कर दिया है, जिसके लिए उस लड़की को मार दिया जाता है, उसकी लाश को दफना दिया जाता है। और बदकिस्मती से जब साउथ एशियन इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में, वैसे तो सेंट्रल एशिया और तुर्की से भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान से, पंजाब से, हिंदुस्तानी पंजाब से ख़ास करके, और पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं, यूरोप में, बरतानिया में, उन्होंने यही ऑनर किलिंग्स यहाँ पर भी आके उन्होंने इंस्टीट्यूट की हैं। अमेरिका में इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लेकिन यूरोप और बरतानिया में हर साल इस किस्म के वाक़यात होते हैं जो हम सबको दुनिया भर के सामने शर्मसार करते हैं। तो जस्टिस डोगर साहब ने जो बेसिकली लाइन फेंकी है ना कि मैं बाप हूँ, जिसको बड़ी सख्ती से डिनाई किया ईमान हाजिर ने, ये बुनियादी तौर पे पेट्रियार्कल सोसाइटी के एक नुमाइंदे की आवाज़ है। अब अगर इतना ही उनको अपनी इज़्ज़त का शौक़ है, वो कहते हैं कि मेरी इज़्ज़त की जाए, इज़्ज़त तो जो कुछ वो कर रहे हैं उनकी हो नहीं सकती, लेकिन मैं उनको एक तरीका बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि इसी 24 घंटे के अंदर ये खबर आई है कि हमारी एक मीडिया की जो जर्नलिस्ट कोलीग हैं, जो अपने वीलॉग्स करती हैं, जिनकी पहले नौकरी छीन ली गई, उनकी तनख्वाह बंद हो गई, उनको बेकार कर दिया गया, अब उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये वही चीज़ें हैं जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात है, या आप ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं। अगर जस्टिस डोगर को शौक़ है कि उनकी इज़्ज़त की जाए तो अल्लाह बिस्मिल्लाह करें। पहला काम ये करें कि समीना पाशा की मदद करें। समीना पाशा के जो अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए, खुलवा देना डोगर साहब। क्यों डरते हैं मेजरों और करनैलों से? अगर आप मेजरों और करनैलों से डरते रहेंगे और पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे, जिस मसंद पे, जिस जगह पे आप बैठे हैं, उसका पर्पज़ ही पूरा नहीं करेंगे, तो फिर आपकी कौन इज़्ज़त करेगा? ले समीना पाशा से बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद और हम सबको भी इंसाफ दें, तो देखें फिर आपकी किस तरह से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता है। अब ये जो कल्चर वॉर है बुनियादी तौर पे,
जस्टिस डोगर इस वक्त जिस चीज़ में फंसे हुए हैं, ये कल्चर वॉर है पाकिस्तान के अंदर की, और ये कल्चर वॉर इस वक्त बहुत ही शिद्दत से अमेरिका में हो रही है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी फॉर्म जो है वो बड़ी डिफरेंट है। वो शख्स 22 साल का जिसने कत्ल किया चार्ली कर्क का, वो बिल आखिर 48 घंटे के अंदर मैनहट्ट में गिरफ्तार हुआ। ये और बात है कि उसको पुलिस और FBI से ज़्यादा जो हमें समझ आ रही है कि उसके अपने घर वालों ने, उसके बाप ने या उसके रिलेटिव ने उसे टर्न ओवर कर दिया, उसके बारे में टिप किया। बहर वो गिरफ्तार हो चुका है, और जिस तरह से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहते हैं कि मोर और लेस यही है, मुझे पूरा यकीन है कि यही शख्स है, 100% तो नहीं है, प्रिंसिपल सस्पेक्ट है। उसका नाम है टाइलर रॉबिन्सन। अब हम सबको हाथ उठा के, सबसे पहले हम सबको हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि टाइलर रॉबिन्सन मुसलमान नहीं निकला। टाइलर रॉबिन्सन की कोई गर्लफ्रेंड मुसलमान नहीं है। टाइलर रॉबिन्सन का कोई टीचर या प्रोफेसर मुसलमान नहीं निकला। टाइलर रॉबिन्सन ने पिछले 3 महीने में पाकिस्तान, इराक, सीरिया, तुर्की, शाम वगैरह कहीं का दौरा नहीं किया हुआ था, किसी विजिट पे नहीं गया हुआ था। और टाइलर रॉबिन्सन जो है, उसके बचपन में भी कोई मुसलमान दोस्त नहीं थे। इसी तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि टाइलर रॉबिन्सन जो है वो इमिग्रेंट नहीं था। टाइलर रॉबिन्सन को हिंदुस्तान से नहीं आया था। टाइलर रॉबिन्सन लातीनी अमेरिका से नहीं आया था। टाइलर रॉबिन्सन जो है वो एक क्विंट एसेंशियल गोरा क्रिश्चियन वाइट है, और उसके एग्जैक्ट मोटिव क्या है हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम अदरवाइज़ अगर खुदा ना खास्ता है वैसे कोई भी चीज़ होती तो इस वक्त आप देखते कि किस किस्म का बयानिया जो है वो अमेरिका में बनाया जाता अगेंस्ट दी इमिग्रेंट्स, और वो बयानिया इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इनको बर्फ़ पड़ गई है इनके ऊपर। अब लगता ये क्या है कि ये उस अमेरिका की कल्चर वॉर का ये क्राइम है, खौफनाक क्राइम है। वैसे ही अगर आप देखें जो चार्ली कर्क की जो बीवी है, उसकी जो बच्चे हैं छोटे, उनको देखें, उसकी पूरी लाइफ देखें, वो एक ओपिनिएटेड था, स्ट्रांगली ओपिनिएटेड शख्स। लेकिन ये कल्चर वॉर है अमेरिका की, जो जिसमें एक तरफ तो मज़हब परस्त हैं, क्रिश्चियनिटी और क्राइस्ट है, और दूसरी तरफ एंटी क्राइस्ट और लिबरल्स हैं। और जब एंटी क्राइस्ट और लिबरल्स हैं तो उसमें फिर होमोसेक्सुअल्स भी हैं, उसमें गे एंड लेस्बियंस भी हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के लिबरल्स भी हैं। ये लग रहा है कि ये मामला वहाँ जाके ठहरेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मोटिव हमें इसमें पता नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन यही है कि जो चार्ली कर्क थे उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन थी मज़हब के लिए भी, उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी गेज़, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस के ख़िलाफ़ भी, और ज़ाहिर है कंसर्वेटिव के फेवर में थी। और चंद दिन या चंद हफ्ते पहले चार्ली कर्क जो है अपने अपने हलाक होने से चंद दिन पहले वो जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर गए हुए थे। दौरे ये बहुत करते थे अमेरिका में भी, हर जगह, और वहाँ पर उन्होंने साउथ कोरियंस को, जापानीज़ को ये लेक्चर दिया कि शादी करें, जल्दी से जल्दी शादियाँ किया करें, शादी तमाम मसाइल का हल है, और बच्चे पैदा करें बेतहाशा, और आपका बर्थ रेट जो है वो कम है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें एक अमेरिका के अंदर भी एक कल्चर वॉर हो रही है, और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर होने वाली जो कल्चर वॉर है इस पे हम अपनी नज़र रखें। और वी कैन ओनली इग्नोर दिस कल्चर वॉर एट आवर ओन पैरल। अगर हम इस कल्चर वॉर को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब जिसको ये बात समझ आए उसका बड़ा भला, जिसको ना समझ आए उसका भी भला। अब यहाँ से चलते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जुमे के दिन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक बहुत बड़ी करारदाद जो है वो पास की, जो करारदाद इसराइल के भी ख़िलाफ़ है और वो हमास के भी ख़िलाफ़ है। इसे कहा जा रहा है द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, और ये कहती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको अफर्म किया गया है, फ़लस्तीनियों की एक अपनी आज़ाद रियासत होनी चाहिए, और इसे 142 मेंबरान जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। 10 जिसमें अमेरिका और इसराइल शामिल है इसकी मुखालफत की है, 12 इसमें एब्सेंट रहे हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, उनकी पूरी की पूरी पब्लिक रिलेशंस के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उनके साथ खड़े थे उनके लिए भी ये सेटबैक है। इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि सिर्फ पिछले 24-36 घंटों में नेतन्याहू वेस्ट बैंक में गए, और वहाँ उन्होंने कहा, वहाँ पर वो गए एक सेटलमेंट, एक नाजायज़ सेटलमेंट का इफ्तिताह करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने उस पर साइन भी किए, और उन्होंने ये कहा कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगी, कोई 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी हिस्ट्री। अब ये रेजोल्यूशन जो है ये जहन में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली की रेजोल्यूशंस होती हैं इसकी सिर्फ इखलाकी वैल्यू है, इसके पास कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है इसको नाफिज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किस हद तक ये प्रेशर डालता है आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कभी भी वर्केबल नहीं था। अब तो सब दुनिया कहती है कि वर्केबल नहीं था, लेकिन मुझे आई हैड द ग्रेट प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ टेकिंग क्लासेस एंड लेक्चर्स फ्रॉम द ग्रेट पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर एडवर्ड सईद इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और वो उस वक्त भी, ये तो खैर अर्ली 2000 की बात है, लेकिन अर्ली 90s से ही एडवर्ड सईद की पोजीशन ये थी कि पैलेस्टीनियंस ने
यासिर अराफात ने ये ऑस्लो एकॉर्ड के ज़रिए जो टू स्टेट सोल्यूशन पे एग्री किया है, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिस्टेक की है और फ़लस्तीनियों को इसकी बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसका बड़ा पेनफुल एंड होगा और उसका पेनफुल एंड आपके सामने है। बिकॉज जिस तरह से प्रैक्टिकल पावर डायनामिक्स थे बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस, वहाँ पर एक वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है। वेस्ट बैंक में और गाज़ा के दरमियान मसला ही इसलिए खड़ा हुआ 2006 में कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो थी महमूद अब्बास की और जो यासर अरफात के जानशीन थे, वो एक तरफ तो इंतहाई करप्ट थी, दूसरी तरफ वो इसराइल की मिलिट्री ऑक्यूपेशन की एक एक्सटेंशन और उसका आर्म बन चुकी थी। उसके ख़िलाफ़ ही हमास ने और गाज़ा के लोगों ने बगावत की। रेस्ट ऑफ दैट इज़ हिस्ट्री कि उसका क्या पेनफुल एंड हुआ। तो मुझे लगता ये है कि ये करारदाद देखना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये एक तीर तो चलाया है बुनियादी तौर पे इसकी ये तीर चलाया है सऊदी अरब ने और फ्रांस ने मिल के इखलाकी प्रेशर उन्होंने डालने की कोशिश की है। लेकिन आप इसकी तज़ाद का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि 22 तारीख को वो समिट करना चाहते हैं न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये ऐसा समिट है जिसे फ्रांस के साथ साथ किसी हद तक बरतानिया की, कनाडा की, स्पेन की, नॉर्वे की, डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया की और कुछ और ममालिक की सपोर्ट हासिल है। जर्मन गुम हो गए हैं हमारे खौफ के इसमें से। लेकिन जिसको बुलाना चाहते हैं और समिट में पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को, उसको वीज़ा देने से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकार कर दिया है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। बिकॉज जब आपने न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा बनाया है वन न्यूयॉर्क प्लाजा, तो फिर आपको ज़ाहिर है लोगों को वीज़ा भी देना है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर हम खड़े हैं। ओवरऑल अगर आप इसकी बॉटम लाइन निकालें तो बॉटम लाइन ये है कि नेतन्याहू की सारी पॉलिटिक्स जो है और डोनाल्ड ट्रंप की, उसको एक वक्ती तौर पर ठीक ठाक सेटबैक तो पहुँचा है। अब इससे कैसे डील करते हैं ये आने वाले चंद दिनों में हमें बेहतर तौर पर समझ आएगा। अब क्विकली इस चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान में किस किस्म का फटा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है, और वहाँ पर फेस टू फेस थे पाकिस्तान और इसराइल की तरफ से उनके एम्बेसडर डैनी डेनोन और पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। डैनी डेनोन की अंग्रेज़ी तो मेरे से भी ज़्यादा बुरी है। अगर पाकिस्तानी को बोलता है इस किस्म की अंग्रेज़ी तो पाकिस्तान में फसादात हो जाने थे कि साजिश हुई है, पाकिस्तानी ऐसा भेज दिया जिसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, ना एक्सेंट ठीक है उनका, ना उनकी वोकैबुलरी ठीक है। पर डैनी जो है, वो डैनी डेनोन जो है, उन्होंने इसराइल की खेल ये है कि वो ये कहते हैं कि जो हमास के नेगोशिएटर थे वो उसी तरह से दहशतगर्द हैं जिस तरह से उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, जिस तरह से फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे दहशतगर्दों को मारने के लिए हमले करते रहे हैं। और फिर वो रेटोरिकल क्वेश्चन ये उठाते हैं कि उसामा बिन लादेन को, वो कहते हैं कि इसराइल के पीछे तो सब पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी सब जगहों पे एग्जांपल उन्होंने ये दी कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने मारा तो सवाल ये नहीं उठा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि सवाल ये उठा कि उसामा बिन लादेन वहाँ क्या कर रहा था, वो वहाँ पर क्यों मौजूद था। अब इसका एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब ने अपनी बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो इंग्लिश है उसमें उन्होंने बड़ा दंधा शिकन किस्म का जवाब दिया और उन्होंने ये साबित किया, जिसको पाकिस्तान के अखबारों ने और तुर्की के अखबारों ने बहुत नुमायां तौर पर पब्लिश किया है, कि इसराइल एक बड़ी ज़ालिमाना किस्म की ऑक्यूपाइंग फोर्स है। इसराइल को इस किस्म की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो सब कुछ उन्होंने कर दिया। लेकिन असल में एक बड़ी चुभती हुई किस्म की चीज़ थी जो इसराइली तो बेचारे को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, शायद उसको पता नहीं था, वो वहाँ उसका जिक्र कर नहीं सका, वरना वो कर देता तो पता नहीं आसिम इफ्तिखार साहब क्या करते। लेकिन आई एम श्योर कि आसिम इफ्तिखार साहब के अंदर से उनको पता था और उनको बड़ा दिल में धड़का लगा हुआ होगा कि कहीं डैनी डेनोन जो है इसी का जिक्र ना कर दे। और वो रियल ट्रेजेडी ये है कि जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में मारा 2011 में, तो पाकिस्तान के उस वक़्त के सदर, जो दोबारा सदर हैं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अमेरिका के एक अखबार में, गालिबन वॉल स्ट्रीट जर्नल में, फौरी तौर पे उनका ऑपेड छपा। बिल्कुल ऐसा लगता था कि पहले से ही ऑपेड उनका तैयार था, और उस ऑपेड में उन्होंने वेलकम किया इस डिसीजन को, अमेरिका को और दुनिया को उन्होंने मुबारकबाद दी। उसमें कहीं ये एलिमेंट नहीं था कि हमें अफसोस है कि आपने हमारी नेशनल सॉवरेनिटी की मुखालफत की। उस वक्त मैं डायरेक्टर होता था वर्ल्ड अफेयर्स और पता नहीं किस किस्म का कोई टाइटल था मेरा पीटीवी के अंदर 2011 में। तो मुझे याद है कि उसके चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के देन आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपना एक हैंड रिटन, कुछ प्रिंटेड था लेकिन अपनी हैंड रिटन उनका एक नोट हमें मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीवी को ये पोजीशन लेनी है कि पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ वायलेट किया गया है और ये अनएक्सेप्टेबल है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मजरू हुई है। ये पोजीशन जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने अपने हाथ से लिख के भेजी। वो नोट की मैंने कॉपी भी कहीं रखी हुई थी बना के। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हुआ एबटाबाद में,
وہ جنرل پرویز اشفاق کیانی اور جنرل پاشا کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طرح سے امریکی فوج جو نیول سیل ہے وہاں پہ آئے, ان کا ایک ہیلی کاپٹر گر گیا, اس کے بعد وہ بیٹھ کے چائے کافی کوکی پیتے رہے. اسامہ بن لادن کی لاش پکڑ کے اگلا ہیلی کاپٹر آیا تو پھر وہ وہاں سے اڑے, 45 منٹ وہاں ویٹ کرتے رہے, 2-2.5 گھنٹے آنے جانا ان کا پاکستان کی فضا میں تھا. یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کی آرمی کی بلیسنگ کے بغیر, آرمی چیف کی بلیسنگ کے بغیر یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی. یہ پورا ایک ارینجمنٹ تھا. یہ ارینجمنٹ آپ کو اس وقت بھی بہت بہتر سمجھ آتا ہے جب آپ اسی ہفتے, اب سے 6-7-8 دن پہلے, نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری چھپی ہے, جو سٹوری بتاتی ہے کہ کیسے پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو نارتھ کوریا کے اسٹرانگ مین ہیں کم جونگ یون, ان کے ساتھ ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیول سیلز کو بھیجا نارتھ کوریا میں سرویلنس کرنے کے لیے. کچھ وہ دیکھنا چاہتے تھے, کوئی معلومات لینا چاہتے تھے کیونکہ اس کی سمٹ میٹنگ سے پہلے. اور نیول سیلز کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی یونٹ ہے جس نے انتہائی مہارت سے پاکستان کے اندر جا کے اسامہ بن لادن کو مارا تھا. لیکن جب وہ نیول سیلز نارتھ کوریا کے ساحل پہ پہنچے تھرو این ایمفیبیس بوٹ اینڈ آل دیٹ, ان کے پیچھے امریکن نیوی بھی سمندر میں موجود تھی, تو وہاں پہ اترتے ہی وہاں پہ ان کا کسی ایک چھوٹی سی ٹیم جو تھی نارتھ کورین کی, ان کے ساتھ ان کی تیس پٹیس ہو گئی, آمنا سامنا ہو گیا. نیول سیلز نے پینک میں وہاں پہ فائر کھول دیا جس میں 6 نارتھ کورین مر گئے. اس کے بعد نیول سیل والے ڈرے, انہوں نے کہا کہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا, پیچھے سے اور فوج آ جائے گی نارتھ کورین. اس لیے نیول سیلز جو تھے امریکہ کے, وہ الٹے قدموں وہاں سے دوڑ گئے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کمانڈو آپریشن جو امریکی فلموں میں دکھائے, فلموں کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان, ہندوستان یا ترکی کی طرح کی جہاں فوج ایگزسٹ کرتی ہے جس کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے, وہاں اس قسم کی ڈرامے بازی اور کمانڈو آپریشن جو ہے وہ ہو نہیں سکتے. اگر امریکن سیلز میں اتنی ہی کیپیسٹی ہوتی کمانڈو آپریشنز کرنے کی تو پھر افغانستان میں بہت سے انہوں نے کر لیے ہوتے. یہ صرف وہ فلسطینیوں کے خلاف جو بیچارے چھوٹے موٹے گوریلز ہیں ان کے خلاف وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. جہاں ایک اسٹرکچرڈ آرم فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں وہاں اس قسم کے کمانڈو آپریشن کر کے وہاں سے زندہ سلامت نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. سو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ کیا تھا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.